प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube चैनल हिंदी की उड़ान पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण भाषा का अध्याय द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा क्या होती है, व लिपि किसे कहते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम है भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती है। इसमें ये भाषा की परिभाषा में हम बता रहे हैं कि उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, तब कथित भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो हमारे सामने लोग उपस्थित होते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, उनके सामने जब हम हमारे विचार प्रकट करते हैं, जब उनसे हम बातें करते हैं, तो उन बातों को हम कथित यानी कहकर जो भाषा हम ध्वनि के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होगी? जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा के उदाहरण क्या हो सकते हैं? एक तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो मौखिक भाषा का ही उदाहरण हो गया। दूसरा, हम जब फ़ोन पर बात करते हैं, वह टीवी देखते हैं, तो वह मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। जब भाषा बोलकर नहीं लिखकर व्यक्त की जाती है या भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है तो कुछ संग्रह करना पड़ता है, तब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे जो पावन ग्रंथ है रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, जो हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने लिखी थी। आज उनका हम अनुसरण करके हमारे जीवन में हम उसको उतारते हैं। तो ये क्या है? ये एक लिखित भाषा का ही तो उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है। तो जो कुछ भाषा से संबंधित, शुद्धता से संबंधित जिन साहित्यिक पुस्तकों का लेखन हुआ है, वो एक तरह से लिखित भाषा का ही प्रयोग है। इसलिए उसे हम लिखित भाषा के रूप में, उदाहरण के रूप में मानेंगे। अब है लिखित भाषा की परिभाषा क्या होती है? जब हम हमारे विचार लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके लिए हमें भाषा में शब्द की एक एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक एक चिन्ह को पहचानना होगा। इसमें यह बताया गया है कि जब हम हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को हम कैसे बोल रहे हैं, और उस ध्वनि को बोलकर उसको जब हम चिन्ह को पहचानते हैं उनको, और हम जब लिखते हैं तो वो लिखने की जो ये एक तरह से विधा होती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि ध्वनि है वो कानों का विषय है और वर्ण है वो आँखों का विषय। ध्वनि तो हम सुनते हैं, तो वो हो गया हमारे कानों का विषय। वर्ण जब हम ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वो क्या होगी? जो हम हमारे आँखों के द्वारा उसको देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि ये लिखकर बताई गई है। तो ध्वनि है वो हो गई मौखिक भाषा के रूप में, और वर्ण हो गए लिखित भाषा के रूप में। अब एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जिसे कोई भाषा के रूप में तो नहीं लिया गया, पर फिर भी हमारे दैनिक जीवन में इसका हम काफ़ी प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे सांकेतिक भाषा के रूप में माना गया है। सांकेतिक भाषा के कोई निश्चित नियम नहीं है, इसलिए इसे भाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है। वैसे इसे एक भाषा तो दो रूप में ही मानी गई है, पर यह हमारे जीवन में अधिकतर प्रयोग में आती है, इसलिए इसे एक सांकेतिक भाषा के रूप में माना जाता है। अब आता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा का जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माँ के द्वारा
जो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब जब हम हमारी सबसे पहले बच्चा किससे, अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने पारिवारिक सदस्यों से ही तो भाषा सीखते हैं। उसमें कोई नियम, कोई व्याकरण कुछ नहीं होता, वो बस जो देखता है उन शब्दों को सीखता है। तो हमारे आसपास में जो भाषा बोली जाती है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब होती है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में काम में आती है। राज्य भाषा, राजभाषा उसे कहते हैं। राज्य या प्रशासन यानी एक छोटी सी बात है कि जो किसी देश में या किसी राज्य में जिस भाषा में सरकारी भाषा या जो सरकारी पत्रों पर जो भाषा लिखी हुई होती है, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वही राजभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी है, वो हमारी राजभाषा है। और राजभाषा इसे क्यों माना गया है? क्योंकि हमारे देश में हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत से राज्य है, विभिन्न विभिन्न भाषाओं के राज्य है। तो हम एक किसी विशेष भाषा को दर्जा न देकर हिंदी को ही हमने राष्ट्रभाषा न बनाकर राजभाषा बनाया गया है। क्योंकि हमारे राज्यों की विभिन्न प्रकार के लोग हैं, रहते हैं, विभिन्न भाषाएं राज्यों में बोली जाती है। तो हम किसी एक राज्य की भाषा को है वो राष्ट्र के प्रति भाषा नहीं बना सकते थे, क्योंकि राज्य है हमारे राष्ट्र को एक रखने के लिए और राष्ट्र में समानता रखने के लिए, सभी भाषाओं को सम्मान देने के लिए किसी एक राज्य की भाषा को दर्जा नहीं दिया गया। और तभी हमारे भारत की भाषा को राष्ट्रभाषा न मानकर राजभाषा किया गया है, जिसमें कि यह बताया गया है कि हिंदी ही भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। अब 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया है। यानी वैसे तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं हमारी भारतीय संविधान में जिनको स्वीकार किया गया है, और जो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जो निम्न प्रकार है: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और 22वीं भाषा है हिंदी। अब इन भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। अब हम चलते हैं कि जो ये हम भाषा के बारे में पढ़ लिया, कितने प्रकार की होती है, राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। अब ये भाषाएं हैं वो किस किस लिपि में है, या लिपि किसे कहते हैं? जो हमारे लिखने का तरीका है, जिस तरह हम हमारे अक्षरों को घुमाकर और लिखते हैं, वो उस लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं? लिपि। अब लिपि की परिभाषा को समझते हैं। लिपि क्या होती है कि विचारों को स्थायी रूप देने के लिए लिपि का जन्म हुआ। यानी हम जो भाषा बोलते हैं वो हम बोलते तो हम ध्वनि के रूप में हैं, जब हम लिखेंगे उसको तो कुछ अक्षर आएंगे, कुछ आकृतियाँ आएंगी, तो उन आकृतियों को हम लिखते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। और ये एक स्थायी रूप में हमारे सामने विद्यमान रहती हैं कि क को कैसे लिखते हैं, ख, ग, घ। अब इन वर्णों से मिलकर सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हीं सार्थक शब्दों से भाषा बनती है। जिस तरह से अब ये शब्द मान लीजिए आप, विचारों,
तो वह की आकृति ये हो गई, इसमें ई की मात्रा लग गई। और च की आकृति ये हो गई, इसमें आ की मात्रा लग गई। रे की आकृति ये हो गई और ओ की ये आकृति हो गई। तो ये क्या है, ये हमारे सामने लिखित रूप में है। जब भी हम जैसे वह शब्द आ गया तो वह, अब इसमें हम वचन बोलेंगे, वचन, तो वह भी यही वह है और आगे वचन में भी यही आकृति आएगी। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये वह है, हमारे मन में या मस्तिष्क में धारणा बन गई है, एक स्थायी पिक्चर बन गई है कि यह वह ऐसे लिखा जाता है और इसके ई की मात्रा बन गई। अब हम वह च आएगा, हमारे मस्तिष्क में विचार आएगा तो हमारे विचार में धारणा बनी हुई है कि च की आकृति ये है, इस तरह से लिखी जाती है। तो हम लिखे देंगे वह च। अब हम न आएगा तो न की आकृति कैसे होती है, ये रही न की आकृति। तो हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा कि न ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में छोटी क्लास से हमारे मन में धारणा बन गई है कि न ऐसे लिखा जाता है। तो ये वचन, वचन ये शब्द बन गया वचन। ये वचन ये एक हो गया वचन, लिखित रूप में वचन ध्वनि के रूप में वचन बोल देते हैं मौखिक रूप में, और लिखित रूप में वचन वर्णों से, जो हमारे मस्तिष्क में जो वर्ण बने हुए हैं, जिनकी पिक्चर बनी हुई होती है, वो जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। तो लिपि क्या है, लिपि स्थायी रूप ही तो है लिखित रूप का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विचारों को स्थायी रूप देने के लिए लिपि का जन्म हुआ है। अब आते हैं लिपि की परिभाषा क्या होती है। मौखिक ध्वनियों को, जैसा कि मैंने बताया है पहले ही, कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, जैसे अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी गुरुमुखी है, वैसे ही हिंदी की देवनागरी लिपि है। हिंदी की क्या लिपि है, देवनागरी लिपि है। और ये मैंने उदाहरण बताया कि मौखिक ध्वनियों को जो हम बोलते हैं उनको जब हम लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह, जैसे ये सारे चिन्ह ही तो है हमारी लिपि के, देवनागरी लिपि के चिन्ह है, तो इनको हम हमारे मस्तिष्क में ये इकट्ठे होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे मन में विचार चलता है वैसे वैसे ये मतलब आगे से स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बनते जाते हैं और हम उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं और लिख कर व्यक्त कर देते हैं। तो आज का वीडियो मैंने इस तरह से लिपि और राजभाषा, मातृभाषा और भाषाओं के रूप के बारे में बनाया है। आपको अगर यह वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।